अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग 40 साल की उम्र में या उससे पहले जो डिसीजंस लेते हैं वही डिसीजन तय करते हैं कि 60 साल की उम्र में हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे या फिर पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 40 की उम्र से पहले की जाने वाली ऐसी 20 मिस्टेक्स। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 20 सालों से इन्वेस्टर्स के साथ में काम कर रहा हूं और मैंने हजारों इन्वेस्टर्स को मदद की है उनके म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मिस्टेक है कि लोग अपनी सैलरी को अपना वेल्थ समझ बैठते हैं। सैलरी आपका जो इनकम होता है उसको कहते हैं, जबकि वेल्थ होता है आपका एसेट्स माइनस आपकी लायबिलिटी। तो आप देखेंगे कि कई बार 2 लाख रुपया महीने का कमाने वाला इंसान तरह तरह की ईएमआई में उलझा हुआ है और उसका इन्वेस्टमेंट अगर जीरो है तो उसके पास में वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल नहीं दिखता है। वहीं पे अगर 60,000 रुपया इन्वेस्ट सैलरी पाने वाला इंसान डिसिप्लिन तरीके से हर महीने कुछ ना कुछ सेव कर रहा है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास में वेल्थ दिखता है। तो आपकी जो इनकम है आपको अमीर दिखाती है, जबकि आपका जो वेल्थ है वो स्लोली एंड स्टेडली डेवलप होता है और वो आपको वेल्दी बनाता है। दूसरा मिस्टेक कि सैलरी आने वाली है उसके पहले ही हम खर्च का प्लान कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि मेरा सैलरी इस महीने तक आ जाएगा और उसके पहले हम ये प्लानिंग कर लेते हैं कि जब सैलरी आएगा तो मैं महंगा फोन खरीद लूंगा, वेकेशन पे चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो कभी भी आप अपने इनकम के आने से पहले खर्चे का प्लान ना करें, क्योंकि वो आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में डाल देता है। तो सैलरी आते के साथ में पहले क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसके बाद से जो बचता है उसको आपको एक्सपेंस के लिए सोचना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन बनाएंगे तो ये गलती नहीं होगी। तीसरा मिस्टेक कि लोगों के पास में इमरजेंसी का फंड नहीं होता है। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो हमने जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइक अगर मान लीजिए कि कुछ पैसे हमने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करके रखे हैं या इन्वेस्ट करके रखे हैं, वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है। लेकिन जब कोई एक छोटी सी जरूरत आनी पड़ती है, किसी के रिलेटिव के यहाँ कोई शादी आ पड़ी या फिर अचानक से कोई खर्चा आ गया, तो हमको अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तोड़ करके वो खर्च करना पड़ता है, जिससे कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 6 महीने के आपका एक्सपेंस का पैसा है वो आपके पास में सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट जैसे कि लिक्विड फंड में या फिर एफडी में रहना चाहिए, जिसको कि आप आसानी से एक्सेस कर पाए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर बिजनेस ओनर हैं तो यह अमाउंट और ज्यादा होना चाहिए। 9 महीना से 11 महीने तक का या 12 महीने तक का अगर आप लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं तो और भी अच्छी बात होती है। चौथा चीज है कि क्रेडिट कार्ड को अक्सर हम एक्स्ट्रा इनकम समझ करके उसको खर्च करते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि कई बार हम लोग जो मिनिमम बैलेंस पेमेंट का रहता है उसको ही पेमेंट करते रहते हैं और इससे क्या होता है कि हमारा डेट कंपाइल होते रहता है और उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा पैसा चला जाता है और उसका हमको अंदाजा भी नहीं लगता है। तो क्रेडिट कार्ड से हमको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना कि हमें मालूम है कि उसका जब ड्यू डेट आएगा तो हम पूरी उसको पेमेंट कर पाए। तो क्रेडिट कार्ड इस तरह से हम वाइजली यूज कर सकते हैं और कभी भी इस चक्कर में क्रेडिट कार्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है कि इससे जो रिवार्ड पॉइंट मिलता है उससे हम बेनिफिटेड होंगे। वो जस्ट एक आई वॉश होता है। रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में कई बार हम लोग डेट के ट्रैप में फंस सकते हैं। पांचवा मिस्टेक कि हर चीज अगर हम ईएमआई पर खरीदते हैं, कि हमने घर खरीद लिया ईएमआई पर, फर्नीचर खरीद लिया ईएमआई पर, कार खरीद लिया ईएमआई पर, वैकेशन के लिए ईएमआई पर चले गए। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये सारे 4-5 ईएमआई एक साथ में कंपाइल हो जाए तो ये छोटी छोटी दिखती तो है
लेकिन सारा एक साथ जब जुड़ जाए तो पता चलता है कि हमारा जो फ्यूचर इनकम आने वाला है उसके लिए हम ऑलरेडी कमिटमेंट करके बैठे हैं, और जब वो इनकम आता है तो सारा पैसा हमारा ईएमआई में निकल जाता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरप्लस रहता ही नहीं है। तो यह जुडिशियली डिस्क्राइब करना होगा कि हमको कितना रुपया ईएमआई के ऊपर खर्च करना है, क्योंकि ईएमआई एफोर्डेबल दिखती है लेकिन हमारा ओनरशिप उसके ऊपर नहीं रहता है, जो हम चीजें उससे खरीदते हैं, क्योंकि वो सब ईएमआई पर होती है। तो इसके ऊपर भी हमको कॉशियस होने की जरूरत है। छठा मिस्टेक है कि लाइफ स्टाइल इनकम के साथ साथ बढ़ाते रहना। अक्सर लोगों का होता है कि जब भी हमारा सैलरी बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने फोन को अपग्रेड कर लेते हैं, कोई वैकेशन का प्लानिंग कर लेते हैं कि चलो सैलरी बढ़ गया है तो हम थोड़ा सा घूम के आते हैं, अपने फर्नीचर को चेंज कर लेते हैं, अपने इंटीरियर को चेंज कर लेते हैं और घर में कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो अगर हमारा इनकम बढ़ा तो करना क्या चाहिए था कि हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, न कि हमारे खर्चे को बढ़ाना चाहिए। अगर हम खर्चे को बढ़ाते चले गए तो फिर हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता है। सातवां मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इग्नोर करना। अक्सर लोगों को जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए कहा जाता है तो बोलते हैं कि यार मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बर्निंग रियलिटी यह है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन लोगों को गरीबी रेखा तक पहुंचा सकता है, इतना भयावह चीज है। और इसकी वजह से एक कोई हॉस्पिटलाइजेशन परिवार में आ जाता है तो हमारी सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग स्कैटर्ड हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें ताकि वो इमरजेंसी में आपकी मदद कर सके और कभी भी आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हो। आठवां मिस्टेक कि टर्म इंश्योरेंस का ना लेना। लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज तो लेते हैं मगर उसमें प्रीमियम देने के बावजूद भी वो एडिक्वेटली इंश्योर्ड नहीं होते हैं। एडिक्वेट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपका जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। नॉर्मल एक थंब रूल ये है, अगर आप 30 के एज ब्रैकेट में है तो आप अपने इनकम के 20 टाइम्स आप इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इसमें आपको अपने लायबिलिटीज और अपने एसेट्स को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर आपकी लायबिलिटीज है तो वो आपके ह्यूमन लाइफ वैल्यू में ऐड होगी, और आपके पास में एसेट्स है तो उसमें से माइनस होगी। उसके हिसाब से आप अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करके उसके हिसाब से अपना इंश्योरेंस को देखें। तो वहां पर आप देखेंगे कि नॉर्मल कन्वेंशनल पॉलिसी की बजाय अगर आप टर्म पॉलिसी लेते हैं तो कम प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कवरेज आपके पास में रहता है, जो कि आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। नाइन्थ मिस्टेक, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। कई बार हम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं यह सोच करके कि मैच्योरिटी पे ये जो पैसा आएगा उससे हमारा वेल्थ क्रिएशन होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए होता है, वहां पे रिटर्न उतना ज्यादा नहीं बनता है। विशेष करके अगर हम कन्वेंशनल पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे हमारा XIRR बहुत ही कम होता है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है और प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में इंश्योरेंस जरूरी है। तो दोनों चीजों को आप एक साथ में मिक्स करके ना देखें। 10वां मिस्टेक कि इन्वेस्टमेंट बहुत लेट से स्टार्ट करते हैं। अब अगर जरा सोच करके देखिए कि एक बंदा जो 25 साल की उम्र में SIP करना स्टार्ट करता है और दूसरा उसी का फ्रेंड जो 35 साल से SIP करना स्टार्ट करता है, तो आपको क्या लगता है कि 10 साल का जो ये गैप है वो 35 साल वाला बंदा दोगुना अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है तो 60 साल की उम्र में वह 25 साल वाले बंदे को बीट नहीं कर सकता है। उनके वेल्थ क्रिएशन में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है कि आप इस बात का इंतजार ना करें कि जब आपके पास में सैलरी हाइक होगा या फिर फंड आपके पास में अवेलेबल होगा तब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, बल्कि आपके पास में जितना अवेलेबल है उतना में से ही आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपका डिसिप्लिन बना रहेगा और आप धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन करते रहेंगे। 11 नंबर मिस्टेक ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट कई बार जो है वो कंपल्सरी जो इन्वेस्टमेंट करना होता है सिर्फ उतना ही करते हैं। और अब तो
न्यू टैक्स रिजिम में वो कंपल्सन भी नहीं है कि आपको टैक्स सेविंग्स के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। अक्सर लोग ELSS टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उतना ही करते हैं जितना से अपना टैक्स सेविंग्स हो जाए, तो इससे वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। तो आपको जानने की जरूरत है कि हमारा गोल क्या है और हमारा रिस्क एपिटाइट कितना का है, और उसके हिसाब से अगर आप SIP का अमाउंट चूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चूज करते हैं, तो वो आपके लिए बड़ा वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। 12 नंबर मिस्टेक, लोग गोल के बिना SIP करते हैं। बहुत सारे लोग SIP तो करते हैं, लेकिन उस SIP के साथ में कोई गोल नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है। इससे होता क्या है कि हमने SIP तो किया, लेकिन उसके साथ में ना मेरा रिटायरमेंट का गोल है, ना मेरे बच्चे के एजुकेशन का गोल असाइन किया हुआ है। तो जब भी घर में कोई जरूरत पड़ेगी, कोई भी इमरजेंसी आया, तो हम उस कॉर्पस में से पैसा निकाल लेंगे। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग था कि हम ये पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे थे या फिर बच्चे के एजुकेशन के लिए सेव कर रहे थे, वो सेटेड आउट हो जाता है और इस वजह से हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाता है। तो जरूरत इस बात की है कि जब हम SIP करें तो यह मार्क करके रखें कि यह SIP बच्चे के एजुकेशन के लिए है, यह SIP हमारे घर खरीदने के लिए है, यह SIP हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है। तो इससे इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्लियर होता है, और जब पर्पस क्लियर होता है तो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन होता है। 13 नंबर मिस्टेक, कि अक्सर लोगों को ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जब गिरने लगता है तो वो पैनिक में आ जाते हैं, और जब पैनिक में आते हैं तो पहला काम करते हैं कि भैया SIP को बंद करो। क्योंकि हम SIP में जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर महीना हम देख रहे हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरते जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत काम होता है, जबकि आपको करना ये चाहिए कि जब मार्केट गिर रहा है तो आप SIP को टॉपअप करें। क्यों? क्योंकि जब आप फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय में NAV कम होता है, और जब NAV कम होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं तो उस ज्यादा यूनिट्स के ऊपर NAV बढ़ने से आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है। तो ये गलती भी नहीं करने की जरूरत है। 14 नंबर मिस्टेक, कि कुछ लोग ऐसा होता है कि हर समय में पास्ट रिटर्न्स को देख करके और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें गलती क्या होती है कि कोई भी स्कीम का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं होता है, वो हर साल चेंज होते रहता है। आज जो टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, वो अगले साल टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आज का जो नंबर 1 फंड है वो 100वें नंबर पर हो जाए अगले साल में। तो इस तरह से अगर हम चेंज करते रहेंगे परफॉर्मेंस को, तो हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं बनेगा और हम वेल्थ क्रिएशन से बच रहेंगे। रेदर यहां पर हमें यह करने की जरूरत है कि हमारा गोल क्या है, हमारा प्लानिंग क्या है, और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारे लिए कौन सा फंड सुटेबल हो रहा है, उसके हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ रिटर्न चेज करने से हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह पर नहीं होता है। 15 नंबर मिस्टेक ये है कि डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो इससे क्या होता है कि हम ये डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसमें कहां कहां पे ओवरलैपिंग है, और इस ओवरलैपिंग को ट्रैक करना मल्टीपल फोलियोज में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए पोर्टफोलियो को जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी आ रहा है, मतलब आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे आपको थोड़ा थोड़ा सा उसको कंसोलिडेट करना चाहिए, और साथ ही साथ आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से भी उसको मिनिमाइज करना चाहिए। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा तो आपका रिस्क टॉलरेंस जो है वो कम होता जाएगा, और जब आप ज्यादा उम्र के हो जाएंगे, 50 या 55 के करीब पहुंचेंगे, तो आपको चाहिए कि आपका इक्विटी एक्सपोजर कम कर लें। तो उस हिसाब से भी आप अपने नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या नंबर ऑफ स्कीम्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। 16th मिस्टेक, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ फेवरेट एसेट क्लास होता है कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, तो सिर्फ केवल गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी को रियल एस्टेट समझ में आता है तो वो सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, और किसी को इक्विटी समझ में आता है तो वो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें होता क्या है कि आप अक्सर देखेंगे कि कभी गोल्ड बहुत अच्छा करता है तो कभी आपका इक्विटी मार्केट अच्छा करता है।
तो कभी रियल एस्टेट में भी बूम आता है, और कई साल ऐसा भी होता है कि रियल एस्टेट एकदम स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है। तो जरूरत इस बात की है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए टुवर्ड्स एवरी एसेट क्लास, ताकि कौन से साल में कौन सा एसेट क्लास बेटर परफॉर्म करेगा ये आप नहीं समझ पाएंगे, या फिर मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम अगर हर जगह अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट करके रखते हैं तो हर जगह का बेनिफिट हमको मिलता रहेगा। 17 नंबर मिस्टेक कि रिटायरमेंट की प्लानिंग को हम लोग पोस्टपोन करते हैं। होता क्या है कि अगर 25 से 30 साल की उम्र में हमें कोई बोलता है कि आप रिटायरमेंट के लिए सेव कीजिए, तो हमें यह दिखता है कि भाई मेरा रिटायरमेंट तो अभी काफी दूर है, मेरे तो सिर्फ उम्र अभी 25 या 30 साल का हुआ है, मुझे अभी से रिटायरमेंट की प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं बच्चों के एडुकेशन की प्लानिंग करूं। और होता क्या है कि बच्चों के एडुकेशन प्लानिंग के बाद से जब हम 45 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि यार अपने लिए तो हमने कुछ भी नहीं रखा। तब से जब हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करने जाते हैं तो यह काफी लेट हो जाता है। तो यहां पर सजग रहने की जरूरत यह है कि बच्चे हमारे रिटायरमेंट के कॉर्पस नहीं है, और हम अगर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको हमने एडुकेट कर दिया तो हमारा रिटायरमेंट का प्लानिंग हो गया, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकता है। इसलिए हमें अपने कॉर्पस को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के एडुकेशन के लिए तो लोन मिल सकता है, लेकिन हमारे रिटायरमेंट के लिए कोई भी बैंक हमें लोन नहीं दे सकता है। तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे रिटायरमेंट के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। 18 नंबर मिस्टेक कि नॉमिनी और विल डॉक्यूमेंट को इग्नोर करना। हम जो भी पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका पर्पज ये होता है कि एट द एंड ऑफ माई लाइफ मेरा पैसा मेरे डिपेंडेंट जो मेरे लीगल हायर्स हैं उनके पास में पहुंचना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा कोई क्लियर कट इस तरह का विल ड्राफ्टेड नहीं है, तो वो पैसा हमारे चाहने वालों के पास में जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स को पता तक भी नहीं होता है कि हमने कहां कहां से इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसका एक लिस्ट या फिर एक फाइल हमारे नॉमिनी या हमारे डिपेंडेंट्स को पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो कंसल्टेंट है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके डिपेंडेंट्स को पता होना चाहिए। और आपका अगर विल ड्राफ्टेड है तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपना एक विल ड्राफ्ट करके रखें। 19 नंबर मिस्टेक कि फिनेंशियल एडवाइस सोशल मीडिया से लेना। किसी इन्फ्लुएंसर ने यह कह दिया कि यह एसेट क्लास में काफी पोटेंशियल दिख रहा है, और उसके कहने पर हमने उस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर दिया। कभी किसी दोस्त ने कहा कि मैंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, ये बहुत ही अच्छा है, उसके कहने पर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इस तरह से हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। हमें स्पेसिफिकली अपने पर्पज के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से, अपना सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंड कितने दिन के लिए हमारे लिए सूटेबल हो सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्पेसिफिक हो सकती है, क्योंकि हमारा फिनेंशियल कंडीशन दूसरे के फिनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो इसलिए स्पेसिफिक होना जरूरी है कि हमारे लिए क्या सूटेबल है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने की जरूरत है। पर्सनल डिसीजन सूटेबिलिटी के बेसिस पर करना चाहिए, और ये चीज करने के लिए जरूरी है कि हम खुद की प्लानिंग खुद से एक बार समझ लें कंसल्टेंट से बात करके। 20 नंबर मिस्टेक जो लास्ट है बट इट इज नॉट द लीस्ट, और वो ये है कि हम अपने हेल्थ की चेकअप तो कराते हैं रेगुलर बेसिस पर, साल में कम से कम एक बार। गाड़ी का भी मेंटेनेंस देखते हैं कि उसको मेंटेन करें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि इन्वेस्टमेंट को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसको रिव्यू नहीं किया जाए तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट किया था उस फंड का कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो गया। कई बार मार्केट चेंज होने पर भी हमको इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। कई बार हमारे लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से भी हमको
पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की जरूरत होती है। तो साल में कम से कम हमको एक बार अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करना चाहिए। तो ये 20 मिस्टेक्स आप देखते हैं तो आप जरूर अपने मतलब फिनेंशियल प्लानिंग को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और कमेंट में आप हमें लिख करके बताएं कि आप ऐसे कौन से लोगों को जानते हैं जो इस तरह के मिस्टेक्स अपने लाइफ में कर रहे हैं, या फिर कहीं आप अपने जीवन में इनमें से कौन सा मिस्टेक कर रहे थे, या फिर कौन सा मेरा जो आइडिया है वो आपके लिए अच्छा लगा जो आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और आपके लिए बेटर बेनिफिट दे सकता है। यह कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।